हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्दी लवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं, जो कि है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन तथा आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा के लोगों ने तांबा और टीन नामक दो धातुओं से मिला करके एक मिश्र धातु बनाया, जिसका नाम हमने क्या दिया, कांसा। बात समझ में आ रही है कि हड़प्पा के लोगों ने तांबा और टीन का प्रयोग करके कांसा नामक एक मिश्र धातु बनाया, और हड़प्पा के लोग जो हैं कांसा का प्रयोग करते थे। तो इसीलिए हमने इस सभ्यता का नाम क्या दिया, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आदि ऐतिहासिक। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल में हमने 2 चीज़ देखे थे, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, ये दोनों सभ्यताएं कैसी हैं, तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इतना क्लियर हुआ। चलिए इस पर टिक लगा लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है हमारे पास कि रेडियो कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है, जो सर्वमान्य काल माना जाता है, वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक, अब देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व है। ठीक, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास के डेट्स को लेकर के इतिहासकारों में आपसी मतभेद होता है। ठीक है, कई सारे इतिहासकारों ने बोला है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व है, किसी ने बोला 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व है। ठीक, तो हम किसका मानेंगे, तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा हम उसी को लेकर के चलेंगे। तो एग्ज़ाम में 2 दृष्टि से पूछा जाता है, एक तो रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और साथ में आप लोग एक ये भी नोट कर लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो डेट हैं ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अच्छा आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, या फिर हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, या फिर इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जो है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी जगह है। ठीक है, और आगे पॉइंट में मैंने आपको बता भी रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ये लगभग
12,99,660 वर्ग किलोमीटर का था। तो इतने बड़े सारे क्षेत्रफल में, ठीक है, बहुत सारे जगहों को खोजा गया था। तो मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा जगह है और यहाँ पर सबसे पहले एक जगह खोजा गया था और इस जगह का नाम क्या था? तो हड़प्पा नाम था। ठीक है, तो इसी जगह के नाम पे इस पूरी सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? तो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना और भी बहुत पहले ही हो जाती। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो और भी बहुत पहले हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन ये इससे भी पहले खोज हो सकती थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, जब लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में जब रेल की पटरी बिछाना स्टार्ट किया गया था, भारत में रेल की पटरी जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में जब बिछाना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 1856 के आसपास में या 1856 में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, विभाजन के बाद जो है पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर इस सभ्यता के कुछ अवशेष मिले थे, लेकिन मजदूरों ने या जो वहाँ के उत्खनन करता थे, जो वहाँ पर पटरी बिछा रहे थे, उन लोगों को ये सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन उन लोगों ने जो है इन बातों को ध्यान नहीं दिया था, इतना ज़्यादा उन्होंने गौर नहीं करा था कि यहाँ पर कोई सभ्यताएं भी हो सकती है ऐसा कुछ, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो वाकिफ़ नहीं थे। बाद में जब हमारे इंडिया में भारतीय पुरातत्व विभाग की जो है ना स्थापना की गई थी कलकत्ता में, तो उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे, दूसरा महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली थी, लेकिन उन्होंने ओपनली रूप से सभी लोगों को बताया था 1924 में। ठीक, खोज इन्होंने 1921 में ही कर लिया था, लेकिन बताया था 1924 में कि हड़प्पा नाम की भी एक कोई जगह हुआ करता था। क्लियर है? तो चलिए, तो आप समझ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो एक बहुत बड़ा भूभाग था, क्षेत्रफल था इस सभ्यता का, और इस सभ्यता में जो सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा नामक नगर खोजा गया था, हड़प्पा नामक जगह खोजा गया था। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? तो हड़प्पा सभ्यता। अगला है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जो है इस सभ्यता का नाम पड़ गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं थी वे सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी थी। तो सभ्यताओं का नदी के किनारे पनपने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि वहाँ के जो लोग होते हैं, उस सभ्यता के लोग उस नदी के पानी का जो है पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नदी से वे मछलियों को पकड़ के अपना भोजन कर सकते हैं। अच्छा, नदी के किनारे जो पशु या पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं वे उनका भी शिकार करके अपना भोजन कर सकते हैं। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नदी के आसपास का जो भूमि होता है वो अत्यधिक उपजाऊ होता है, जिसके कारण वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो इन सभी कारणों से जो है जितनी भी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी थी। ठीक, तो जिसमें से जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है ये भी सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हमने क्या दिया? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि इस सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन का प्रयोग करके कांसा नामक एक मिश्र धातु बनाया, और इस सभ्यता के लोग जो है कांसा नामक मिश्र धातु का प्रयोग करते थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? कांस्य युगीन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास कि इसकी क्षेत्रफल जो है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इतना बड़ा भूभाग था इस सभ्यता का।
आगे इस सभ्यता की चौहद्दी को हम देख लेते हैं कि ये सभ्यता कैसे फैली हुई थी। तो ये जो सभ्यता थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये जो है पोर्शन हमारा होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है हमारे पास साउथ। क्लियर है? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो त्रिकोणीय सभ्यता थी, मतलब उसकी जो आकृति थी, उसकी जो आकार थी वो कैसी थी? त्रिकोणीय थी। मान लीजिए एक कोई जगह यहाँ पे मिला, उत्तर में एक कोई जगह यहाँ पे मिल गया, पूरब में कोई यहाँ पे मिल गया, दक्षिण में यहाँ पर और पश्चिम में यहाँ पे मिल गया। तो इसकी आकार जो है ना लगभग त्रिभुज के समान बनती थी। तो इसीलिए बोला गया जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी आकार कैसी थी? तो त्रिकोणीय। लेकिन हम पढ़ेंगे इसके चारों पॉइंट के बारे में जहां जहां से ये जो है प्राप्त हुए थे इसके स्थल। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग था वो कहां पर था? तो आलमगीरपुर, जो कि अभी वर्तमान में मेरठ जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे थी यह जगह? तो हिंडन नदी के किनारे। बताया था मैंने आपको कि भाई जो भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी थी। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पूर्वी भाग कहाँ पर था? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर बलूचिस्तान दाशक नदी के किनारे। क्लियर है? उत्तरी भाग मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर? तो चिनाब नदी। और दक्षिणी भाग दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में थी और नदी कौन सी थी? तो नर्मदा नदी के किनारे। बात समझ में आ रही है? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी भाग है वो कहाँ पर है? तो आलमगीरपुर उत्तर मेरठ जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ पर किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे मिला था। और जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो बलूचिस्तान जगह का नाम क्या है? सुतका गेंडोर, है ना। सुतका गेंडोर नामक जगह पे बलूचिस्तान में किस नदी के किनारे? तो दाशक नदी के किनारे जो है तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी भाग देखें तो उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर के मांडा जिले तक फैला हुआ है। किस नदी के किनारे? तो चेनाब नदी के किनारे। ठीक, और उसके बाद दक्षिणी भाग देखें तो दक्षिणी भाग दैमाबाद जो कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर नर्मदा नदी के किनारे तक फैला हुआ अवस्थित है। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई इतना बड़ा भूभाग है, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, कम थोड़ी ना होता है, बहुत दूर तक फैला हुआ था। अगर इसकी हम उत्तर और दक्षिण की दिशा अगर हम देखें तो इसकी जो है देखिए ये हमारे पास पूर्व हो जाता है, ये हमारे पास पश्चिम हो जाता है, उत्तर और दक्षिण। पूरब से पश्चिम की जो इसकी दिशा थी वे लगभग दूरी थी वो 1600 किलोमीटर थी। ठीक है, और उत्तर से लेकर के दक्षिण की दूरी जो इसकी थी वो 1400 किलोमीटर के आसपास थी। अब सोच लीजिए इतने दूरी तक जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, जल्दी से इसका जो है नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन कैसी थी? तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है नगर के तरह, शहर के तरह, शहरी लोगों के तरह जीवन यापन किया करते थे। ठीक है, अच्छा, तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और नगर को जो है इन्होंने दो भागों में विभाजित कर रखा था, एक तो ऊपरी भाग और दूसरा होता था निम्न भाग।
जो ऊपरी भाग होता था वो दुर्गीकृत होता था। दुर्गीकृत का मतलब क्या होता था कि किले से घिरा हुआ, किले से घिरा हुआ था, ठीक है। जो ऊपरी भाग होता था वो किले से घिरा हुआ रहता था और वहाँ पर राजशाही लोग जितने भी होते थे, स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गए, जो भी महत्वपूर्ण इमारतें हुआ करती थी वे कहाँ से मिली थी, तो ऊपरी भाग से मिली थी। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऊपरी भाग थे यानी कि दुर्गीकृत, जो ऊपरी भाग था वो दुर्गीकृत था, यानी कि चारों तरफ से किले से घिरा हुआ होता था, ठीक। और किले के बाहर जो होता था वो फिर निचली भाग होता था। तो किले से घिरा हुआ जो भाग है उसमें राजकीय इमारतें भी दिखी थी, विशाल स्नानागार मिले थे, विशाल अन्नागार मिले थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऊपरी भाग थे उसमें कहीं ना कहीं समृद्ध और संभ्रांत लोग रहते होंगे, यानी कि जो अमीर लोग हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं या शासक हो सकते हैं, इस प्रकार के लोग जो हैं ऊपरी भाग में रहते होंगे। और जो निचली भाग हो सकता है वो सामान्य लोगों के लिए होता होगा, यानी कि सामान्य जनता के लिए होता होगा। क्लियर है इतना? चलिए यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। ग्रिड पद्धति, ग्रिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ग्रिड का मतलब होता है जाल। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ के लोग जो घर बनाते थे वो इस प्रकार से बनाते थे, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं। यानी कि जितने भी घर होते थे और जितने भी सड़क होती थी, जितनी भी गलियाएं होती थी, वे सभी आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई इस लाइन में जो है घर हैं काफ़ी सारे, ठीक है, इस लाइन में काफ़ी सारे घर हैं। अब यहाँ से एक कोई जो है गली जाएगी, ठीक है, तो इसको कितने डिग्री पे काट रही है, तो 90 डिग्री पे काट रही है। मान लो यहाँ से यदि कोई गली जा रही है तो ये भी इसको 90 डिग्री पे काट रही है। यहाँ पर मान लो फिर कोई घर हो सकता है, यहाँ पे एक घर हो सकता है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ की एक मुख्य विशेषताएं और भी थी कि घरों के दरवाजे और साथ में खिड़कियाँ, दरवाजे और खिड़कियाँ भी, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुला करती थी। मान लीजिए ये हमारा मेन सड़क है, तो मेन सड़क की ओर जो है दरवाजे नहीं खुलते थे, इनके गेट कहाँ पर होते थे, तो आगे की ओर होते थे, इधर की साइड होते थे। मान लीजिए ये कोई बड़ा सा हमारे पास क्या है भाई, ये सड़क है, ठीक है। अब एक कोई घर है यहाँ पर, तो घर का जो मेन गेट होता था वो इधर की ओर होता था, घर की खिड़कियाँ भी जो है इधर की ओर होती थी। कहने का क्या मतलब है कि घरों के जो दरवाजे होते थे और जो खिड़कियाँ होती थी वे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुला करती थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ का जो समाज है वो पर्दा प्रथा में विश्वास रखती थी, वे अपने आप को पर्दा में रखना पसंद करते थे, इसीलिए मुख्य दरवाजे की ओर मुख्य जो गेट होता था वो सड़कें की ओर जो है नहीं खुला करती थी। इतना क्लियर है? तो यहाँ के जो लोग हैं वो घरों के लिए विन्यास यानी कि ग्रिड पद्धति को अपनाया करते थे। अच्छा, दूसरा, यहाँ के जो दरवाजे होते थे और खिड़कियाँ जो होती थी वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुला करती थी। जल निकासी के लिए नालियों का व्यवस्था था, भाई वर्षा जल हो गया, ठीक है, उसके लिए नालियों का उत्तम व्यवस्था था। अच्छा, घरों में कुएं भी देखने को मिला था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो बहुत सारे ऐसे घर मिले जहाँ पर कुएं थे, तो कुएं से वो लोग जब पानी निकालते थे और अपने काम के लिए उसको प्रयोग करते थे तो वो सारा पानी बह कर के कहाँ पे जाता था, सड़क के पास, और सड़क के किनारे किनारे नालियाँ हुआ करती थी और उसी नाली में फिर वे सारे पानी चले जाते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जल निकासी का भी उत्तम प्रबंध था हड़प्पा सभ्यता के अंदर में। और एक चीज़ और, कई सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा वासियों ने कुछ इस प्रकार से सड़कों का डिज़ाइन तैयार किया था कि जब हवाएं चलती थी तो सड़कें जो है अपने आप साफ हो जाया करती थी। सड़कों पर जितने भी धूल मिट्टी के कण होते थे, पत्ते गिरे होते थे और भी कूड़ा कचरा होता था, वे सभी स्वतः
अपने आप ही हवा चलने पर साफ हो जाया करती थी। तो कुछ इस प्रकार से सड़कों का भी निर्माण किया गया था हड़प्पा सभ्यता के अंदर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से उतारिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम हड़प्पा सभ्यता में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। कपास का सबसे पहले उत्पादन किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता के लोग किया था। ठीक है, यूनानी कपास को सिंडन बोलते थे। यूनानी कपास को क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। सिंडन क्यों बोलते थे? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास का जो है उत्पादन किया था सबसे पहले। ठीक, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने करा था, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया था? तो सिंडन दिया था यूनानियों ने। तो यूनानी कपास को क्या बोलते हैं? सिंडन बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कारण। अगला है चावल उत्पादन के साक्ष्य रंगपुर व लोथल, इन दोनों जगहों से मिले थे कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे चावल का भी उत्पादन किया करते थे। गन्ना उत्पादन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वे गन्ना से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गन्ना से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में नज़र आते हैं, तो इनको आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए चावल उत्पादन के साक्ष्य तो रंगपुर और लोथल से मिल गए थे, लेकिन गन्ना उत्पादन का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला। यहाँ के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। गेहूं, जौ, तिल, दाल, सरसों आदि जैसे फसलों को ये लोग उगाया करते थे। अगला पॉइंट है हमारे पास पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी किया करते थे। वे पशुओं का पालन जो है प्रायः ऊन के लिए तथा उनका मांस प्राप्त करने के लिए, उनसे दूध प्राप्त करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए वे लोग किया करते थे। अच्छा, पशुओं का पालन वे लोग मनोरंजन के लिए भी किया करते थे। पशुपालन में देखिए बैल हो गया, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, गधे, ऊंट, ठीक है, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, ये सारे जो पशु हैं इनको ये लोग क्या करते थे? पालते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, गधे, ऊंट, हाथी, गैंडा, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलता है, ये सारे पशु। ठीक है, अच्छा, जिनमें कुंवर वाला जो सांड था, कुंवर वाला सांड जो है सबसे विशेष और प्रिय माना गया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कुंवर वाला सांड भी आपको नजर आएगा। ठीक है, तो कुंवर वाले सांड को ये लोग विशेष प्रिय मानते थे। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर कृषि में बात करें तो गन्ने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। इसी प्रकार से जानवरों में शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको शेर के बारे में नहीं जानते थे, शेर से परिचित नहीं थे। सुरकोटदा नामक एक जगह पर घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले थे। कहने का क्या मतलब है कि सुरकोटदा नामक एक जगह था, वहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे घोड़े से भी परिचित थे। क्लियर है इतना? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक,
तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मातृसत्तात्मक थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब ये होता है कि जो महिलाएं हैं, जो माता हैं, वही परिवार की क्या होती थी, मुखिया होती थी। और जब हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता में जो पिता होंगे वही परिवार के क्या होंगे, मुखिया होंगे। तो वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक और जो हड़प्पा सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक सभ्यता है। ठीक, यहाँ पर माता को ही परिवार का मुखिया माना जाता था। ठीक है। समाज में वेश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा, ठीक है, समाज में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। हड़प्पा के लोग जो थे वो भूत प्रेतों में विश्वास रखा करते थे। हड़प्पा के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे और इसीलिए वो लोग जो है ताबीज भी धारण किया करते थे। ताबीज बनवा करके गले में वे लोग धारण किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि भूत प्रेत जो है उनका अनिष्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए वे लोग गले में ताबीज धारण किया करते थे। ठीक, आगे है, मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला। ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला, मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला। तो अभी तक हमने गन्ना के बारे में पढ़ लिया, शेर के बारे में पढ़ लिया और अभी हम मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका भी कोई भी अवशेष नहीं मिला। तलवार का भी कोई भी अवशेष नहीं मिला था हड़प्पा सभ्यता में। अच्छा, मंदिर का तो कोई भी अवशेष नहीं मिला, परंतु मुहर पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें थी उस पर स्वास्तिक का चिन्ह होता था। ठीक है। अच्छा, स्वास्तिक का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, स्वास्तिक का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वास्तिक का चिन्ह हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर था उस पर स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ, जो कि सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता है। कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, इससे क्या पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वे सूर्य उपासना कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होंगे वे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के होंगे, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि सूर्य उपासना कौन करता है भाई, तो हिंदू धर्म के लोग करते हैं। और जो स्वास्तिक जो होता है ना, स्वास्तिक ये बिल्कुल ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है ये स्वास्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक, तो हम यहाँ से ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे हिंदू धर्म को मानते थे। क्लियर। लेकिन आगे जब हम पॉइंट को पढ़ते हैं तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाया जाता था, तथा हड़प्पा सभ्यता में क्या करते थे भाई, शवों को जलाते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में शवों को दफनाया जाता था। तो अब यहाँ पर एक फिर से अवधारणाएं उत्पन्न हो चुकी हैं, अपवाद उत्पन्न हो चुका है कि भाई देखो, शवों को कौन जलाते हैं, तो वर्तमान में हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वे शवों को जलाते हैं और मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वे शवों को दफनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम ये भी अंदाज़ा क्लियर नहीं लगा सकते हैं कि पूरे के पूरे जो लोग थे वे सभी के सभी हिंदू धर्म के थे। ठीक, क्योंकि हड़प्पा में शवों को जलाया जाता है तो मान सकते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म के लोग होंगे। लेकिन जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पर तो शवों को दफनाया जाता था, तो हम तो मान भी नहीं सकते कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग होंगे, हाँ या ना। तो हम क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था, वो हिंदू धर्म को जीते थे या मुस्लिम धर्म को जीते थे, हाँ या ना। आगे, हड़प्पा में स्त्री मूर्तियां बड़ी मात्रा में मिली। हड़प्पा सभ्यता में
स्त्री की मूर्तियां जो थी वो बड़ी मात्रा में मिली। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक। यानी कि मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि माता जो होती थी, जो स्त्रियां होती थी, वही परिवार की मुखिया होती थी। ठीक, तो इसीलिए वो लोग माता की पूजा भी किया करते थे। जो धरती होती थी, धरती को वो लोग उर्वरा की देवी मान करके पूजा किया करते थे। जो धरती माता थी उनको वो लोग उर्वरा की देवी मान करके पूजा किया करते थे। इस काल में पशुपतिनाथ, महादेव, वृक्ष और पशुओं की पूजा की जाती थी। यहाँ तक कि इस काल में जो है लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी। लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी, किसमें? तो हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर है? इस काल में पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग और योनि, वृक्षों और पशुओं की भी पूजा की जाती थी। और कुबड़ वाला जो सांड होता था वो सबसे ज़्यादा जो है प्रिय माना जाता था। और कुबड़ वाला जो सांड होता था वो पूजनीय होता था, उनको लोग पूजते भी थे। और सबसे जो पवित्र पक्षी थी वो फाक्ता माना जाता था। ठीक, फाक्ता नामक पक्षी जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र माना जाता था। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से उतारिए। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या होता था? कृषि। कृषि मतलब खेती किया करते थे वो लोग। ठीक है, जौ, गेहूं, चावल, फल में खजूर वगैरह ये लोग उगाते थे। ठीक है, कपास, इन सब की खेती किया करते थे। ठीक, व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है कि वस्तु के बदले में वस्तुओं को देना या वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय कहलाता था। ठीक है, आगे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सारी जो सभ्यताएं हैं ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। ठीक, तो मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द जो है, मेलुहा शब्द वो हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो किसी न किसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इसीलिए मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द प्रयोग किया गया। मेलुहा का मतलब होता है सिंध। जो हमारा सिंध है उसका प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। तो इसीलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, मुहरों को बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। सेल खड़ी नामक जो पदार्थ होता था उसका उपयोग किया जाता था मुहरों को बनाने में। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था और इनसे जो है बड़ी मात्रा में मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक जो मैंने आपको बोला था कि चाइनीज भाषा वाला, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और ये जो है पहले पंक्ति में दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और फिर अगली पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर। कहने का मतलब क्या कि इस प्रकार से ये जो है ना लिपि लिखी जाती थी चित्रों के माध्यम से। और लेखन की जो इस कला है, लेखन की इस कला को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउस्ट्रोफिडन। लेखन की इस कला को हम क्या बोलते हैं? बाउस्ट्रोफिडन। ठीक, पहले पंक्ति में दाईं से बाईं ओर और दूसरे पंक्ति में बाईं से दाईं ओर
लिखी जाती थी। इस लेखन की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउस्ट्रोफीडन। हड़प्पा सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक लिपि थी वे अभी तक नहीं पढ़े गए हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत का सबसे सटीक कारण बाढ़ माना जाता है। ठीक, कई सारे लोगों का मानना है, कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था वो वैदिक सभ्यता के लोग, जो भूमध्य सागरीय जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने आक्रमण करा, ठीक है, तब जाकर के इसका जो है विनाश हुआ, अंत हुआ किसका, हड़प्पा सभ्यता का। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौसम की असफलता के कारण या वहाँ पर जो है भारी मात्रा में अनाज की कमी हो गई थी, जिसके कारण भूखमरी की नौबत आ गई थी। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अंत का जो सबसे सटीक कारण माना जाता है वे है बाढ़। बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब हमारे पास बस एक बोर्ड का और बचा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की जो कुछ प्रमुख जगह हैं उनकी खोज कब की गई थी, उनका वर्तमान में अभी कौन सा स्थान है, किस नदी के किनारे वो सभ्यताएं पनपी थी, उसकी खोज कब की गई थी, ठीक, और किसने की थी खोज। एक चार्ट के माध्यम से इसको हम समझेंगे, उसके बाद फिर हमारा वीडियो का अंत हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए इसे जल्दी से उतारिए। इस टेबल को आप लोग ध्यान से करके जाइएगा और याद से, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के संभावना होते हैं। तो ये टेबल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आप लोग ज़रूर याद करके जाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्रमुख स्थल, उनके उत्खननकर्ता यानी कि उत्खनन करके खोज किसने की थी, किस वर्ष में की गई थी, किस नदी के किनारे थी, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, यानी कि कहाँ पर वो मौजूद है, और खोदने के बाद वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसके बारे में इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो जगह था, हड़प्पा का खोज जो है दयाराम सैनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे किया था। हड़प्पा का खोज दयाराम सैनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। ठीक, और यहाँ से हमें मिले क्या क्या थे, तो एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाले पशु मिले थे, और उसके बाद अन्नागार मिला था। ये दो चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता थे रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, रखालदास बनर्जी थे। 1922 में इसकी खोज की गई थी। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में ये अभी पाकिस्तान के लारकाना क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्तियाँ मिली। कांसे की नर्तकी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और विशाल अन्नागार और स्नानागार ये कहाँ से मिला, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, तो ये ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो उत्खनन करता आज तक कभी नहीं पूछा गया, किस वर्ष उत्खनन किया गया ये भी नहीं पूछा गया। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भाई किस नदी के किनारे चनहूदड़ो थी, तो सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। मनके बनाने के जो कारखाने थे वे चनहूदड़ो से ही मिले थे, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया था। किसने, बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया था। घग्गर नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में श्रीगंगापुर है राजस्थान में। राजस्थान में श्रीगंगापुर है, वहाँ पर स्थित है। जुते हुए खेत, अग्निवेदी और मिट्टी का हल,
ये चीज़ें जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अगला है रंगपुर। रंगपुर का खोज उत्खननकर्ता कौन थे, तो रंगनाथ राव थे। वर्ष नहीं पूछा जाएगा। मादर नदी के किनारे खोज की गई थी इसकी। काठियावाड़ गुजरात जिले में वर्तमान में है, ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में जो है वर्तमान में क्या मौजूद है, रंगपुर, ठीक है। यहाँ से क्या मिले थे, तो चावल की भूसी और गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से, तो रंगपुर से। लोथल, लोथल की भी उत्खननकर्ता किसने करा था, तो रंगनाथ राव ने करा था, जो कि भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पर बंदरगाह मिले थे, नाव मिले थे और युग्म समाधान मिले थे, यानी कि कपल्स को, जोड़ों को जो है कब्र के अंदर जो है एक साथ में दफनाया गया था। अगला है रोपड़। इसकी खोज उत्खननकर्ता किसने की थी, तो भाई यज्ञदत्त शर्मा। डेट आपसे पूछा नहीं जाएगा। किस नदी के किनारे, सतलज नदी। रोपड़ वर्तमान में अभी रोपड़ पंजाब में है अभी। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला था। कहाँ से भाई, तो रोपड़ से। अच्छा कुछ देख लीजिए, जैसे ये हमारी राखी गढ़ी है और बनावली है। राखी गढ़ी और बनावली जो है हिसार, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है, यहाँ से जो है उत्खनन किया गया था, यहाँ से प्राप्त हुआ था, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर के हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता था वे सब मैंने आपको बारीकी से करवा दिया है। आप लोग ठीक ढंग से इसका नोट्स बना लीजिएगा और मेहनत जो है करते रहिए, ठीक है। अगर अभी आप 4 घंटे मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में 10 से 12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक। तो इससे बेटर है कि अभी आप लोग 3 से 4 घंटे मेहनत कीजिए बढ़िया से, या इससे भी ज़्यादा हो सके तो मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, इससे अच्छा सुनहरा आपको नहीं मिल सकता है। अगर अपने आप को वर्दी में आप देखना चाहते हैं, अपने वदन पर वर्दी चाहते हैं, समाज में अपने माता पिता का सिर ऊंचा देखना चाहते हैं, एक आप अपना अलग रौब और रुतबा देखना चाहते हैं, तो इस बार मेहनत करके वर्दी लेना है, मतलब लेना है, ठीक है। इसी जोश और जज्बे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।